जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म पे पहली बार आज जुड़े हैं बैंकर्स हमारे, तो ओली बोर्ड JIB CIB को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ़ोन में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एंड फॉर मोर डिटेल के लिए विजिट कर सकते हैं oliboard.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो चलिए, हम लोग इसी टॉपिक को कवर कर रहे थे और हम लोग ने देखा 2 दिनों में एक्सचेंज रेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। याद रखिएगा, यहाँ हम लोग यूट्यूब पर ओनली MCQ को सॉल्व करते हैं। 25% आपको यहाँ मैं कराऊंगा और जो 75% होगा वो आपको मिलेगा सुपर एलीट प्लान में, ठीक है, यानी कि हमारे पेड कोर्सेस में। चलिए, मैंने आपसे कहा था कि कल आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपके सामने है। मुझे बताइए 1 2 3 4 5 एंड 6, और आपको मैं आज एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जो इस बार एग्जामिनेशन में भी आया था जून में। इसका आंसर क्या होगा? अगर मैं कहूँ कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है ना, तो वो हमेशा एक्सचेंज होता है, एफेक्ट करता है। रीजंस बहुत सारे होंगे। एक तो उसमें रीज़न है आपका टेक्निकल रीजन, और एक हमारा है स्पेकुलेशन। आपको बताना है 3 रीजंस होते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है अपने ओरिएंटेशन क्लास में। तो तीसरा कौन सा रीज़न है, मुझे बताइए इसका आंसर। दूसरा, अगर हम बात करते हैं स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, तो जिसमें जो हमारा सेटलमेंट होता है, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि कौन सी वर्किंग डे के हिसाब से काम होता है। अगर करेंसी हमारी कॉस्टलियर है फॉरवर्ड में, हमको पता है कि स्पॉट के बाद हम जब भी कोई डीलिंग करते हैं वो सारा स्पॉट के बाद वो सारा फॉरवर्ड में काउंट होता है। अगर करेंसी कॉस्टलियर है तो आपको बताना है कि वो क्या कहेंगे उसको। अगर हमारा फॉरवर्ड वैल्यू करेंसी का सस्ता हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। और जो डेट ऑफ सेटलमेंट है, यानी अगर हमने आपसे आज डील कर ली कि आज से 5 दिन बाद आपको हम पैसा देंगे या हम आपसे पैसा लेंगे, तो उस डेट को हम लोग क्या कहते हैं। और जिस रेट पर जो कोटिंग पार्टी है कहती ठीक है हम खरीदने के लिए तैयार हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कौन से रेट के नाम से जानते हैं। सॉल्व करिए जल्दी से सभी लोग, और अपने पास याद रखना आप लोग कैलकुलेटर, क्योंकि आज मैं कराने वाला हूं बहुत शानदार एक केस स्टडी है ना। चलिए, मैंने अपने को हाइड कर लिया कि आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को देख पाए। तो देखिए, हम लोग एक एक पॉइंट लेके समझते हैं बहुत आराम से। पहले का आंसर तो आज के बाद कभी गलती नहीं होगी आप लोगों की। द आंसर इज फंडामेंटल। दूसरा हमारा क्या होगा, हमेशा T+2 करते हैं, है ना, विच इज़ कॉल्ड योर सेकेंड वर्किंग डे। अगर करेंसी हमारी कॉस्टलियर है ना, मान लीजिए लिखा हुआ है $1 = 70 INR, और हमने कहा हम आपसे लेंगे 72 रुपीज़ में, इसका मतलब वो प्रीमियम हो गया। और अगर करेंसी सस्ती हो गई तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो डिस्काउंट हो गई, है ना। चलिए, जब भी हम बात करते हैं जिस डेट में हम सेटलमेंट कर रहे हैं उसे हम कहते हैं वैल्यू डेट के नाम से जानते हैं, या उसे हम सेटलमेंट डेट के नाम से भी जानते हैं। और इसे ही हम लोग कहते हैं भाई हमारी ये बिडिंग रेट है ना, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। और दूसरा क्या होता है हमारा सेल रेट, जिसको हम लोग ऑफर रेट भी कहते हैं, है ना। चलिए, मेन फैक्टर अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट आर, ये तो वही क्वेश्चन होगा, रिपीट कर गया, फंडामेंटल। चलिए अगला, ध्यान से इसको पढ़िए। कहता है द टर्म फॉरेन एक्सचेंज इज यूज टू डिनोट, क्या डिनोट करने के लिए, एज वेल एज द वॉट ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर, डोमेस्टिक करेंसी और करेंसी, फॉरेन करेंसी और एक्सचेंज, करेंसी और करेंसी, या एक्सचेंज और करेंसी। एवरीवन ट्राई टू पार्टिसिपेट, एवरीवन।
ओके, तो बिल्कुल अगर मैं बोलूँ इसका आंसर क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज हम यूज़ करते हैं टर्म, और उसमें क्या करते हैं हम, एक करेंसी को दूसरे से क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ एवरीवन, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। कहते हैं हमारे देश में हम लोग दो तरह के रेट्स को फॉलो करते हैं। जैसे मान लो मुझे कुछ खरीदना है या मुझे कुछ बेचना है, तो हमारे पास याद रखना, एक होता है यार डॉलर रुपीज़ तो दिख ही रहा होगा, तो एक होता है इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट रेट अवेलेबल, और एक होता है जब नहीं मिलता है तो हम क्रॉस करते हैं। याद आया ना? तो याद रखिएगा, इंडिया में जैसे मैं आपको आज की डिटेल बता रहा हूँ, आज 14 जुलाई है ना, आप आज का डिटेल देखो, ये चार वो रेट हैं जो इंडिया में हमेशा अवेलेबल हैं। जैसे डॉलर वर्सेस रुपीज़, जैसे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस रुपीज़, जैसे यूरो वर्सेस रुपीज़, और जैसे जापानीज येन। ये चार वो रेट हैं जो इंडिया में हमेशा डायरेक्ट रेट में अवेलेबल हैं। हाँ, यस पूर्वा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यह क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए एवरीवन, बहुत ध्यान से। पक्का 9 का सी होगा? जरा समझते हैं 9 का सी क्यों होगा, बहुत ध्यान से देखिए। इस बार आपके एग्जामिनेशन में जून में याद रखेगा, ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, वो भी मैं कराऊंगा आप लोगों को, जस्ट वेट करिए, ठीक है। जरा देखिए, कहता है जो डील डेट आपकी है वो है 8 जुलाई, 8 जनवरी, ठीक है, और जो 8 जनवरी है वो है फ्राइडे, ठीक है, और जो सेटलमेंट डेट है वो कौन सा है, 12 जनवरी। अच्छा, अगर 8 जनवरी को डीलिंग हुई है और हम सभी लोगों को पता है कि फ्राइडे सैटरडे को बिजनेस नहीं होता है, सॉरी सैटरडे संडे को, मतलब 9 तारीख को क्रॉस कर दें क्योंकि सैटरडे था, 10 तारीख को क्रॉस कर दें क्योंकि संडे था, और एक हमारा हो गया 11, है ना, एक हमारा हो गया 11 जनवरी जो +1 डे, और एक हमारा हो गया 12 जनवरी सर जो हमारा हो गया +2 डे। यानी कि जब भी डील हुई है 8 जनवरी को, और अगर हम +2 की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि T+2 का कॉन्सेप्ट लगेगा, और यहाँ हमारा आंसर होगा स्पॉट। ओके सभी लोगों को? हाँ, ये अच्छा है, पूर्व ने तो बोला 11 की बात करते हैं तो वो हमारा टॉम हो गया। अच्छा, मुझे ये बताओ, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, मुझे बताइए कि मान लीजिए कि 8 तारीख को डील हुई, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, और फ्राइडे डील थी, और 11 तारीख को मान लेते हैं 11 तारीख को कि यूएसए में किसी कारणवश हॉलीडे था, ठीक है, मान लीजिए 11 तारीख को यूएसए में किसी कारणवश हॉलीडे था, ठीक है, और 12 तारीख को इंडिया में किसी कारणवश हॉलीडे था। तो मुझे बताइए कि इसी क्वेश्चन का जो स्पॉट डे होगा वो कौन सा होगा। ध्यान से, अगर 11 तारीख को यूएसए में जहाँ से हम ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पर किसी कारण से छुट्टी है, हॉलीडे है, और 12 तारीख को इंडिया में कोई छुट्टी है, तो आपको ये बताना है कि अब जो स्पॉट डेट होगा वो क्या होगा।
ऐसा ही सेम क्वेश्चन इस साल जून के एग्ज़ाम में आपके पेपर बीएफएम में आया था और बहुत लोगों का गलत हो गया, जो गलत होना नहीं चाहिए। मॉडल ए से 20 नंबर कहीं नहीं गए, याद रखना। मॉडल ए से मिनिमम 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। और अगर आपने मॉडल ए और बी को पूरा कर लिया, गारंटी कहीं नहीं गया आपका 40 to 50 नंबर का आंसर आप बहुत आराम से बनाएंगे। देखिए हमारे सामने दो आंसर आए हैं, एक आया 14 और एक आया 13, जरा समझिएगा। 8 तारीख को डील हुई, ठीक है, ये हमारा ट्रांजेक्शन डे हो गया। 9 को छुट्टी, 10 को छुट्टी और 11 तारीख को यूएसए में छुट्टी और 12 तारीख को इंडिया में छुट्टी। मीन्स यानी कि याद रखना, हम जब एक रूल है याद रखिएगा, बहुत से मैं ये आपको आप लोग सुपर एलिट प्लान में बताऊंगा, मैं इस बैच में बताऊंगा ही बताऊंगा। जब भी अगर बात करते हैं दोनों मुल्कों में, दोनों कंट्री में, याद रखिएगा हमेशा हॉलिडे होना नहीं चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हॉलिडे वहाँ किसी कंट्री में भी हो गया तो हम उस डील को फाइनल नहीं मानेंगे। उस केस में 11 तो नहीं मानेंगे, 12 को भी अभी तक हमारा कोई नहीं, सारे ज़ीरो हैं। अब 13 तारीख को जो हुआ ये +1 हुआ और 14 तारीख को हमारा +2 हुआ। और मैं पूछ क्या रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ स्पॉट को लेकर, क्योंकि नॉर्मली बिजनेस किस में होता है, स्पॉट में होता है। तो यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया, 14 जनवरी इज़ द राइट आंसर। मुझे बताइए समझ में सभी लोगों को आया? अभिषेक और दीप्ति की 13 क्यों नहीं होगा? चैट को मिनिमाइज करिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आपके प्लेलिस्ट में यह वीडियो सेव हो जाएगा। ओके, यानी ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो गलती तो नहीं करेंगे आप लोग, है ना? क्लियर सभी लोगों का? चलिए, तो यहाँ मिस्टेक है, क्वेश्चन आंसर मतलब मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। यहाँ बी नहीं होगा, यहाँ सी होगा, ठीक है, यहाँ सी होगा। चलिए अगला मुझे बताइए जल्दी से। अगर फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है और जो डीलिंग डेट हमारा है वो 11 जनवरी का है, जो कि मंडे है, और जो सेटलमेंट डेट हो रहा है वो है उसी मंथ की 25 तारीख। तो मुझे बताइए ये क्या होगा? क्या ये रेडी और कैश होगा? क्या ये टर्म होगा? क्या ये स्पॉट होगा? क्या ये फॉरवर्ड होगा? देखिए जब भी अगर मैं बात करता हूँ, अगर डील डेट, अगर जब भी स्पॉट के बाद जब भी होगा, T+2 के बाद जब भी होगा डीलिंग, तो याद रखना वो हमेशा क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। तो इस रिस्पेक्ट में हमारा आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। चलिए ग्रेट। अगर अभी तक आपने अपने आप को इनरोलमेंट नहीं किया तो प्लीज़ इनरोलमेंट कराइए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सब कुछ मैं कराऊंगा, यहाँ पर केस स्टडी भी होगी, सारे टेस्ट भी आपको मिलेंगे और आपको सारा जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा आपको सारा मिलेगा। इस बैच में इनरोलमेंट करिए एक नॉमिनल फीस दे के, और यहाँ मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी 16 जुलाई से, और टाइमिंग क्या है तो याद रखना 10 PM पर। अगर आप लोगों के पास एक्सेस है तो अच्छी बात है। चलिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ए व्हाट इज ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट whose value is derived from the value of another underlying assets or exposure। मतलब उसे हम डेरिवेटिव कहते हैं, क्या उसे हम आर्बिट्रेज कहेंगे, क्या उसे हम कुछ भी दोनों कह सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। What is a financial product whose value is derived from the value of another underlying assets? उसे हम क्या कहते हैं? आपने इस टॉपिक को
जीआईबी में भी सीखा होगा, बट यहाँ थोड़ा डिटेल में ज़्यादा है। मॉडल ए में भी है, मॉडल बी में भी है, मॉडल सी में भी है। मैंने आज दूध खरीदा, ठीक है, और इस दूध का प्राइस जो है वो प्राइस है 100 रुपीज़ पर केजी पर लीटर, ठीक है। इसी मिल्क से मैंने अपने घर में पनीर बनाया, इसी मिल्क से मैंने अपने घर में घी बनाया, इसी मिल्क से मैंने अपने घर में मिठाई बनाई। तो अगर मैं बात करता हूँ, पनीर हमने कहाँ से बनाया? दूध से बनाया। घी हमने कहाँ से बनाया? दूध से बनाया। मिठाई कहाँ से बनाई? दूध से बनाई। तो इन तीनों का बेस क्या है? इन तीनों का बेस है मिल्क। तो मिल्क को हम कहते हैं अंडरलाइन एसिड्स, यानी जिससे हमने बनाया। और ये जो सारी चीज़ें निकल रही हैं ना, हम लोग इसी को कहते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट। देखेंगे हम लोग आगे आने क्लासेस में, बैच में भी देखेंगे। फॉरवर्ड होता है, फ्यूचर होता है ना, उसके बाद स्वैप होता है ना, ओटीसी के द्वारा होता है, बहुत सारी चीज़ हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे अगर मैं बोलूँ, आपके कमोडिटी की बात करते हैं, इक्विटी बॉन्ड की बात करते हैं, फॉरेन करेंसी की बात करते हैं, है ना, फ्यूचर हो गया, फॉरवर्ड हो गया, ऑप्शन हो गया, ये सारा आपको डेरिवेटिव में आता है। इस पे एक केस स्टडी जरूर आती है एग्जामिनेशन में। चलिए अगला, द फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन बाय आवर फॉरेन डिपार्टमेंट विथ आवर फॉरेन ब्रांचेस correspondent in different country is known as, उसे क्या कहेंगे? उसे हम स्पेशल अकाउंट कहेंगे, उसे हम वोस्टो अकाउंट कहेंगे, उसे हम नोस्टो अकाउंट कहेंगे, या उसे हम FCNR अकाउंट कहेंगे? मुझे बताइए जल्दी से, आंसर क्या होगा एवरीवन? ठीक है। नाउ एक कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा ध्यान से कि कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। मेरी कंट्री में एक्सपोर्टर है ना, उस एक्सपोर्टर ने क्या किया, 1 लाख रुपए का मान लीजिए सामान बेचा, है ना, इंडियन करेंसी के हिसाब से, और ये उन्होंने बेचा यूएसए में। अब यूएसए का बैंक, यूएसए के पास क्या है इस कंपनी के पास? यहाँ पर इनके पास डॉलर है। अब ये तो इनको डॉलर ही देंगे हमारे देश में। अब अगर हमारे देश में डॉलर आया, हम उसका यूज़ क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, एक यूएसए का बैंक है जिस बैंक का नाम है HSBC, एक हमारा बैंक है जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हम सभी लोगों को पता है कि SBI का अकाउंट होगा एक HSBC के पास, और HSBC का अकाउंट होगा SBI के पास। तो HSBC के पास जो SBI का अकाउंट है ना, उस अकाउंट में इस कंपनी ने 1 लाख डॉलर जो था वो डलवा दिया। अब जैसे ही ये अकाउंट किसका है? ये अकाउंट SBI का। तो SBI को पता चल गया कि यस मेरे अकाउंट में 1 लाख डॉलर रुपीज़ पहुंचा। अब उस पैसे को उठा के वो सीधे किसको देगी? एक्सपोर्ट कंपनी को, जो उनके क्लाइंट हैं। क्या मुझे बताइए आप कमेंट करके, क्या वो एक्सपोर्टर के अकाउंट में 1 लाख डॉलर डालेंगी, या 1 लाख डॉलर की जो वैल्यू होगी रुपीज़ में वो डालेंगी? मुझे बताइए जल्दी से सारे लोग। एक्सपोर्टर के अकाउंट में फिर आप बोलोगे सर कॉमन सी बात है, डॉलर हम करेंगे क्या? तो ये क्या होगा, यानी पैसा हमारे पास आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, उस डॉलर के ऊपर अपनी मार्जिन मनी जो है वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और एक्सचेंज करके पैसा एक्सपोर्ट में दे देंगे। तो ये जो अकाउंट होता है ना, हम उसी को कहते हैं नोस्टो अकाउंट। मतलब जरा समझिए, कहता है, आप जरा क्वेश्चन को पढ़िए, फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन बाय अवर फॉरेन डिपार्टमेंट, मेंटेन बाय अवर फॉरेन डिपार्टमेंट विथ आवर फॉरेन ब्रांचेस और बैंक इन डिफरेंट कंट्री, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नोस्टो अकाउंट। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब HSBC हमारे पास करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे वोस्टो अकाउंट। यानी कि हमारे पास, इसे मैं आप लोगों को केस स्टडी भी कराऊंगा बैच में, याद रखिएगा। जब भी हम बात करेंगे
एक्सपोर्ट की, तो याद रखना इंडिया के रिस्पेक्ट में हमेशा अकाउंट होगा वोस्टो। जब भी हम बात करेंगे इंपोर्ट के केस में तो अकाउंट हमारा होगा, सॉरी, हमारा अकाउंट होगा एक्सपोर्ट के केस में हमेशा होगा हमारा नोस्टो। ठीक है, हमेशा क्या होगा, अकाउंट हमारा होगा नोस्टो, और इंपोर्ट के केस में हमेशा क्या होगा सर, वोस्टो। ठीक है, चलिए इसको याद कर लीजिएगा, आज के बाद कभी डाउट नहीं होगा, ये मेरा कमिटमेंट आप लोगों को है। हमारा पैसा आपके पास जमा है तो नोस्टो, आपका पैसा हमारे पास जमा है तो उसे हम कहते हैं वोस्टो। जब भी हम अकाउंट ओपन किए हैं अपनी ब्रांच के, आपकी ब्रांच में, तो हम उसे नोस्टो कहते हैं, आपने किया तो हमारा उसे वोस्टो कहते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि मान लीजिए SBI और HSBC ने मिलके अपना अकाउंट ओपन कराया है सिटी बैंक के पास, उस अकाउंट को क्या कहते हैं आप मुझे बताइएगा कमेंट करके इस वीडियो के नीचे। चलो, जितने भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है हैविंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, उसको हमारे देश में कौन रेगुलेट करता है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री न्यू दिल्ली, द फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट RBI मुंबई, या इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड न्यू दिल्ली, या इंटरनेशनल डिवीज़न SBI बॉम्बे। तो जो भी सरकार की RBI की डिपार्टमेंट है फॉरेन अफेयर्स ना, वो ही ओपन करते हैं। याद रखिएगा फेमा ने क्या किया है कि फेमा ने ये जो अथॉरिटी है ना, ये दिया है RBI को कि जो भी रेगुलेशन है फॉरेन एक्सचेंज को लेकर ये आप संभालिए। ठीक है, तो याद रखना एज पर द फेमा पावर गिवन टू किसको, RBI को। फेमा बोले तो फेमा 1999 की बात की जा रही है। ग्रेट दीप्ति, वेरी नाइस। चलिए, तो क्या आप सभी लोग केस स्टडी के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो मुझे बताइए कमेंट करके। और याद रखिएगा अगर आप लोगों के पास सुपर एलीट प्लान होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपके पास सुपर एलीट प्लान होगा तो जिसमें हम लोग ने आपको मल्टीपल केस स्टडी भी ऐड कर दी है, तो जिनके पास सुपर एलीट प्लान होगा वो हम लोग के सारी केस स्टडी के बैच में भी एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला केस स्टडी आपके सामने है, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। आपको दिया हुआ है डॉलर रुपीस का एक्सचेंज रेट और आपको दिया हुआ है पाउंड और डॉलर का एक्सचेंज रेट। अब आपको इन दोनों रेट के बिहाफ पर निकालना है कि पाउंड और रुपीस का एक्सचेंज रेट क्या होगा। सॉल्व करिए जल्दी से सभी लोग। मुझे देखना है सबसे पहले आंसर किसका आता है। क्या आंसर ये होगा 102.4567 और 102.5453, या 102.4567, या 5996.68, या 134.01 और 102.5453? बताइए आंसर क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ आज।
आज के बाद गलत नहीं करिएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, ज़रा देखिए, एक रूल याद है ना बैंक का। रूल क्या है कि हमेशा जो बाय होगा तो बाय का बाय में जाएगा और जो सेल है उसका सेल में जाएगा, और इस तरीकों को हम लोग कहते हैं क्रॉस रेट। क्या कहेंगे हम लोग? क्रॉस रेट, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है आपको बस क्या करना है, जो वैल्यू दी हुई है यानी कि 74.95, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.367 से, और जो दूसरी वैल्यू दी हुई है आपको उससे मल्टीप्लाई करना है दूसरे का, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको क्रॉस करना है और जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 102.4567 अपॉन 102.545, यानी ये आपका हो गया एक्सचेंज रेट किसका? ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और INR रुपीज़ का। कैसे? देखिए, सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है, उसके बाद आपका ये भी दिया हुआ है। अब करना क्या है, आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और इससे आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 74.9500 को मैंने 13670 से किया, तो हमारे पास आ गया हमारा बाइंग रेट हमेशा। अब दूसरा रेट हमारा क्या था, तो 74.9600 दिया हुआ है ना, देखिए, उसको हमने कर दिया 13680 से मल्टीप्लाई, ये देखिए दिया हुआ है 1.36 यानी कि 80 हो गया यहाँ पर। तो हमारा आ गया हमारा सेलिंग रेट, यानी कि हमेशा बाय को बाय में करना है और सेल को सेल में करना है, और आपको कुछ भी नया नहीं करना, आपका आंसर सामने आ जाएगा। मुझे बताइए सभी लोगों को ये समझ में आया? सभी लोगों को कोई डाउट तो नहीं लगा? सभी लोगों को प्लीज़ लेट मी नो एवरीवन। क्लियर है? तो आज इतना ही रखते हैं। आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लेट मी नो योर कमेंट इन वीडियो कि आपको सेशन ये कैसा लगा, और कोई भी ऐसे रिक्वायरमेंट है प्लीज़ लेट मी नो। वी ऑल आर हेयर टू हेल्प यू गाइस। ओके, थैंक यू।